क्या आपको पता है आरसीसी का स्ट्रेंथ किससे प्राप्त होता है या रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में स्ट्रेंथ के पीछे का रीजन क्या है? तो चलिए आज हम लोग इसी पे बात करते हैं। आरसीसी मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पहला होता है कंक्रीट और दूसरा होता है रेनफोर्समेंट। तो आरसीसी के स्ट्रेंथ के पीछे भी यही कंक्रीट और रेनफोर्समेंट का ही हाथ होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंक्रीट के बारे में। आपने डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में सुना होगा, जैसे M10, M30, M40, M50। आपने कभी सोचा है इसकी ग्रेडिंग या इनको डेजिग्नेशन कैसे दिया जाता है या किस बेसिस पे दिया जाता है? कंक्रीट को ग्रेडिंग दी जाती है उसके कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच में। जब हम लोग वर्ड सुनते हैं M10, तो जिसमें M वर्ड इंडिकेट करता है मिक्स को, और जो नंबर लिखा होता है 10, 20, 50, 80, ये इंडिकेट करता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। अब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती क्या चीज है? द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट or concrete is defined as the strength below which not more than 5% of test result are expected to fail। अगर हम लोग आसान शब्दों में बात करें तो अगर हम लोग 100 कंक्रीट के क्यूब को टेस्ट करते हैं यूटीएम में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए और सारे टेस्ट रिजल्ट को बढ़ते क्रम में रखें, एग्जांपल के तौर पर पहले क्यूब का स्ट्रेंथ 26 मेगापास्कल, दूसरे का 28, तीसरे का 29, चौथे का 29.5, पांचवें का 29.9, छठवें का 30 और ऐसे करके 99 का 39 और 100वें क्यूब का स्ट्रेंथ माना कि 40 मेगापास्कल आता है। तो टेस्ट रिजल्ट्स को ध्यान से देखने पर हमको पता चलता है कि शुरू के 5 क्यूब जिनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 से कम है, मतलब 5% क्यूब 30 मेगापास्कल स्ट्रेंथ से कम वाले हैं, तो हम लोग इस कंक्रीट को या इन 100 क्यूब का ग्रेडिंग देंगे M30 का। इसका क्लियर मतलब है कि 95 क्यूब या 95% क्यूब जो है 30 मेगापास्कल या उससे ऊपर इस स्ट्रेंथ में लाई करते हैं और 5% या 5 क्यूब जो है 30 मेगापास्कल से नीचे के स्ट्रेंथ पर लाई करते हैं। ही हमको किसी कंक्रीट की ग्रेडिंग देनी हो M50, तो उसमें से 95% या 95 क्यूब का स्ट्रेंथ जो है 50 मेगापास्कल या उससे ऊपर का होना चाहिए और 5% से कम का स्ट्रेंथ 50 मेगापास्कल से कम हो सकता है। कंक्रीट की ग्रेडिंग या कंक्रीट को डेजिग्नेशन हमेशा उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे दिया जाता है। IS 456-2000 कंक्रीट के 15 ग्रेड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो टेबल नंबर 2 IS 456-2000 में दिए गए हैं। इसमें से M10, M50 और 15 और M20 ऑर्डिनरी ग्रेड कंक्रीट ग्रुप में रखा गया है। M25, M30, M35, M40, M45, M50 और M55 को स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड में रखा गया है और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के ग्रुप में रखा गया है M60, M65, M70, M75 और M80 को, जहां पर 80 इंडिकेट करता है या इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ करस्पॉन्डिंग नंबर इंडिकेट करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात जो जानने लायक है कि किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में या आरसीसी वर्क में कभी भी M20 से कम ग्रेड का कंक्रीट यूज नहीं किया जाता। अब हम लोग आरसीसी के दूसरे इंग्रेडिएंट्स मतलब रेनफोर्सिंग मटेरियल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेनफोर्सिंग मटेरियल जो है सभी के 4 मेन काम और इंडिकेट कर रहा हूँ। पहला काम होता है सारे टेंसाइल स्ट्रेसेस को लेना, दूसरा काम होता है टेम्परेचर और सिंकरेज स्ट्रेस के कारण जो क्रैक्स आरसीसी स्ट्रक्चर में पड़ने वाले हैं या बढ़ने वाले हैं उनको रोकना। टेम्परेचर की वजह से स्टील व अदर मटेरियल्स में थर्मल एक्सपांसन होता है, वह स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं। सिमिलरली श्रिंकेज स्ट्रेस के कारण भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं। इसके कारण पीसीसी स्ट्रक्चर में क्रैक्स पड़ने और अगर क्रैक्स है ऑलरेडी तो क्रैक्स बढ़ सकते हैं। रेनफोर्समेंट डालने का एक बड़ा एडवांटेज ये भी हो जाता है कि ये श्रिंकेज स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस के कारण जो क्रैक्स पड़ते हैं उसको पड़े हुए क्रैक्स को बढ़ने से रोकने या प्रोपोगेट होने से रोका जा सकता है। दूसरा एडवांटेज रेनफोर्समेंट का आपको पता ही है कि ये जो है सेक्शन को टेंसाइल के साथ साथ जो है कंप्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। और चौथा होता है कि ये सेक्शन को थिनर बना देता है। मैं 1000 किलो न्यूटन का लोड लेने के लिए 1000 mm इंटू 1000 mm का सेक्शन बनाता तो वो पीसीसी का बना होता। इसी में अगर रेनफोर्समेंट डाल दूं या आरसीसी का सेक्शन यूज करूं तो हो सकता है वो सेक्शन केवल 100 mm बाई 100 mm में ही कवर हो जाए। तो इस तरह से आरसीसी जो है सेक्शन को थिनर बना देता है। आपको पता है पुराने जमाने में रेनफोर्समेंट के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता था? नहीं ना, तो मैं बताता हूँ। पुराने जमाने में रेनफोर्समेंट के लिए यूज किया जाता था बम्बू का, नेचुरल फाइबर्स का। तो
आज रेनफोर्समेंट के लिए मैक्सिमम टाइम यूज किया जाता है स्टील का। तो स्टील में क्या ऐसी खास बात है जिसके लिए रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में हमेशा स्टील का ही यूज किया जाता है? सोच रहे होंगे स्टील क्यों, स्टील क्यों, स्टील क्यों। मैं आपको 6 कारण बताता हूं जिसके कारण एनफोर्समेंट के लिए स्टील का ही यूज क्यों किया जाता है। सबसे पहला कारण है, स्टील जो है टेंशन में, कंप्रेशन में, शियर और टॉर्जन सभी में स्ट्रांग होता है। दूसरा कारण है, कंक्रीट के साथ जो है स्टील बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है। कारण है, स्टील की वेल्डेबिलिटी अच्छी होती है, मतलब इसको आसानी से कट किया जा सकता है, बेंड किया जा सकता है, लिफ्ट किया जा सकता है और आसानी से इस पे ऊपर काम किया जा सकता है। चौथा है, स्टील की डक्टिलिटी अच्छी होती है। डक्टिलिटी होने का मतलब है कि ये प्रॉपर साइन ऑफ फेलियर देता है। मामले में स्टील को बिल्कुल अपने गर्लफ्रेंड की तरह समझिए कि वो जो है छोड़ के जाने से पहले आपको वार्निंग देती है कि मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ और जा रही हूँ, उसके बाद चले जाती है। बस स्टील में स्ट्रक्चर के फेल होने से पहले जो है धीरे धीरे क्रैक्स दिखने शुरू होते हैं और क्रैक धीरे धीरे फेलियर के साइन दिखाना शुरू करते हैं। जबकि अगर रेनफोर्समेंट नहीं डला हो तो पीसीसी केवल ब्रिटल मटेरियल का काम होता है और वो तुरंत आपको छोड़ के भी चला जाता और आपको पता भी नहीं लगती। तो स्टील जो है रेनफोर्समेंट आपके आरसीसी स्ट्रक्चर में डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है, साइन देता है बिफोर फेलियर। आरसीसी स्ट्रक्चर बिल्कुल फेल होने वाला है वो आपको पता रहेगा अगर प्रॉपर रेनफोर्समेंट डला हुआ है तो। एडवांटेज है, स्टील का कंपेयर करें बाकी रेनफोर्सिंग मटेरियल जैसे बंबू से तो उसका एज कंपेयर लॉन्गर लाइफ होता है। और छठवां एडवांटेज है, स्टील जो है आज के डेट में इजिली अवेलेबल है। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट के बारे में। जनरली जो है स्टील को 4 टाइप की स्टील्स को जो है रेनफोर्समेंट के रूप में आरसीसी स्ट्रक्चर्स में यूज किया जाता है। पहला माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट के रूप में, दूसरा हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स के रूप में, तीसरा जो है बहुत फेमस आपने नाम सुना होगा टीएमटी बार या थर्मोमैग्नेटिकली ट्रीटेड बार्स, और चौथा है कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील बार्स के रूप में। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट, इसको Fe 250 के नाम से भी जाना जाता है। Fe इंडिकेट करता है स्टील को और 250 इंडिकेट करता है इसके यील्ड स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ स्टील को। प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो माइल्ड स्टील जो है बहुत डक्टाइल होते हैं नेचर में, लेकिन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स के कंपेयर में इसका कंपैरिजन किया जाए तो माइल्ड स्टील जो है स्ट्रेंथ और बॉन्ड जो है कंक्रीट के साथ कंपैरेटिवली वीक बनाता है। माइल्ड स्टील का यूज कॉलम के लेटरल ट्राइस और नॉमिनल रेनफोर्समेंट के रूप में किया जाता है। माइल्ड स्टील प्लेन बार्स को सिंबल 5 से इंडिकेट किया जाता है जैसा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में दिखाया गया है। दूसरे टाइप का रेनफोर्समेंट है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स, इसको HYSDB भी लिखा जाता है। को पता है स्टील जनरली आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है। अगर माइल्ड स्टील से कंपेयर करें तो इसमें कार्बन का प्रतिशत ज्यादा होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे देखने से पता चलता है जैसे जैसे कार्बन का परसेंट बढ़ते जाता है डक्टिलिटी कम होती जाती है, जबकि जो है स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है। ये मार्केट में 2 वैरायटी में उपलब्ध है, हॉट रोल्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स और दूसरा है कोल्ड वर्क हाई यील्ड स्टील स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स। कोल्ड वर्क हाई स्टील डिफॉर्म बार्स को टॉर स्टील भी कहा जाता है। ये भी फर्दर 2 वैरायटी में उपलब्ध है, Fe 415 जिसको टॉर 40 भी बोला जाता है और Fe 500 जिसको टॉर 50 कहा जाता है। आपको पता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स को माइल्ड स्टील की जगह आरसीसी स्ट्रक्चर में क्यों यूज किया जाता है? तो चलो मैं इसका आपको 3 रीजन बताता हूँ। पहला है हायर स्ट्रेंथ। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स का यील्ड स्ट्रेंथ जो है 450 और 500 मेगापास्कल के रेंज का होता है, जबकि माइल्ड स्टील का रेंज जो है 250 मेगापास्कल का रहता है। जनरली माइल्ड स्टील के कंपेयर में इनका स्ट्रेंथ 50% से ज़्यादा होता है। एडवांटेज की बात करें तो ये जो है बेटर बॉन्ड बनाता है कंक्रीट के कंपेयर में। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स के सतहों पर करोगेशन रिप्स या छल्ले बने होते हैं, जबकि माइल्ड स्टील बार्स सरफेस प्लेन होता है। तो कंक्रीट के साथ अच्छी बॉन्डिंग हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स बनाते हैं और इसका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ 60% से ज़्यादा अधिक होता है प्लेन बार्स के कंपेयर में। नेक्स्ट है इकोनॉमी या क्लास। अगर हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स और माइल्ड स्टील का कंपेयर करें तो दोनों का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है, बट ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो अमाउंट ऑफ स्टील के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स में अधिक यील्ड स्ट्रेंथ होने के कारण
जहाँ पर 100 टन माइल्ड स्टील की जरूरत थी वहाँ केवल 50 टन या फिर उससे भी कम हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स की जरूरत होती है। मतलब आपको 100 टन का कास्ट अगर 10 लाख पड़ रहा है तो 50 टन का कास्ट आपका लगभग 50% या उससे कम भी आपकी इकोनॉमी या कॉस्ट बच सकता है। और डेटा शीट के अनुसार 1967 से लगभग 40 मिलियन टन स्टील जिसका कॉस्ट लगभग 50,000 करोड़ रुपए है बचाया जा चुका है टॉर स्टील के इन्वेंशन से। माइल्ड स्टील ने टॉर स्टील ने माइल्ड स्टील को इस तरह से रिप्लेस किया है। और तीसरा टाइप का बार है टीएमटी बार या थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। आरसीसी के सारे इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो स्टील सबसे कॉस्टली होता है, तो हमारा फोकस रहता है कि स्टील को जितना बेहतर से बेहतर हो सके उतना अच्छा बनाएं। टीएमटी जो है नए जनरेशन का बार है जो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार से कहीं ज़्यादा सुपीरियर है कई मामलों में। जैसे इसके बारे में अगर कंपेयर करें तो ये जो है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार से ज़्यादा हाई यील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है, बेटर वेल्डेबिलिटी रहती है, एक्सलेंट डक्टिलिटी रहती है और सुपीरियर कोरोजन रेजिस्टेंस रहता है।